इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की है वो मोस्टली सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में की है जिनको लेके टाइम मैनेज करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इस वीडियो में मेरी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल टिप्स भी हैं, तो एंड तक देखना, गारंटी लेता हूँ कि बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हेलो। तो मेरा पुराना जो वीडियो था उसके अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस टाइप के थे कि हमें एक 6 महीने का प्लान चाहिए कि हम कौन से महीने में क्या करें, कौन से टॉपिक्स खत्म करें, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हम शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें, बीच में क्या करें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कोशिश की है कि एक अच्छा प्लान बनाऊं जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मंथ में मैंने एनसीईआरटी को जानने की कोशिश की थी कि एनसीईआरटी है क्या, मतलब जो उनके बेसिक्स होते हैं मैंने वो पढ़ने की शुरुआत की थी। सबसे पहला चैप्टर लेजिट बता रहा हूँ, मैंने सेल पढ़ा था, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैंने उससे स्टार्ट किया। मेरे को साइंटिफिक टर्म्स की उससे नॉलेज आई कि भाई प्रोकैरियोट्स आखिर होता क्या है, इतने सारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पूरे एनसीईआरटी में भर रखे हैं, वो है क्या भाई वो। तो इसकी वजह से मुझे पता चला कि प्रोकैरियोट्स क्या, यूकैरियोट्स, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स पता चले। एंड ऑफ कोर्स इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो शुरू करने के लिए एक आइडियल चैप्टर कह सकते हैं आप इसको। दूसरा चैप्टर जो मैंने पढ़ा वो था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपको 11th की बायोलॉजी में भी काम लगेगा और 12th की केमिस्ट्री में भी काम लगेगा, और दोनों का वेटेज अच्छा खासा बन जाएगा मिला के, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेना। तीसरा मैंने पढ़ा था प्लांट किंगडम पढ़ा था, एनिमल किंगडम भी पढ़ा था, लेकिन उसको अब तब पढ़ना जब प्लांट किंगडम भी खत्म हो जाए, ठीक है। प्लांट किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल्स है, लिटरली बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक तरीका है कि आप उसको बार बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। आप जैसे जैसे रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में वो बैठता ही जाएगा। जहां आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं ना, उसके सामने आप एक बार चिपका दो, जितनी बार आपकी नजर उस चीज पे जाएगी उतनी बार आपके दिमाग में वो बैठता ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दीवार रंग देनी है, बाद में नजर किस पे जाएगी तुम्हें ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो एक चीज लिखनी है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रही, कोशिश करनी है कि आप कुछ भी ना लिखे, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लिखेंगे ना तो इस पे नजर जाएगी, इस पे नजर जाएगी, भाई साहब तुम इसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है आज की जनरेशन, कसम से 3 सेकंड से ज्यादा एक रील पे नहीं देते हो तुम लोग, तो इस पे ध्यान दोगे तुम। सॉरी। और एनिमल किंगडम के भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, सबसे पहले एग्जांपल्स का आप साइड पे रखिए, हर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए कि अच्छा इसमें ये होता है, अच्छा इसमें ये होता है। एग्जांपल्स बाद में हो जाएंगे यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एक का एग्जांपल याद नहीं करोगे तो तुम दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा है कि अगर तुम एक टॉपिक नहीं समझ रहे हो और दूसरे पे जंप मार रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुमको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका पहले टॉपिक के साथ एक अच्छा खासा इंटरकनेक्शन होता है। तो इसीलिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। एग्जांपल्स मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा खासा निमोनिक्स दे सकूँ, लेकिन 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 आप मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप हो सके तो एग्जाम्पल साथ में याद करते जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो साथ साथ एग्जाम्पल याद करना आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप पहले ये कंसेप्ट कर लीजिए क्लियर अपने, इस चीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस हिसाब से आप सबसे पहले कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल्स तो याद होते रहेंगे। फिर आप इनऑर्गेनिक में करिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से करेंगे, एक पंकज सर का बहुत चुम्मेश्वरी लेक्चर है, बहुत अच्छे नोट्स है उसकी, कसम से इतनी अच्छी नोट्स है ना कि अगर तुमको कंसेप्ट नहीं आता होगा ना, कंसेप्ट सीखने की जरूरत, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सीखो, लेकिन अगर तुमने ट्राई किया, अगर तुमको कंसेप्ट नहीं आया और फिर बाद में तुमने वो लेक्चर देखा पंकज सर का, कसम से बता रहा हूँ तुमको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे, मतलब बन ही जाएंगे। मेरे को आज तक नहीं पता कि वो SP2 SP3 का वो शेप वो सब क्या करते थे वो लोग, ये प्लेन बना देते इसमें ये नोडल पे ना, भाई सीधा याद रखो, ये सब चीज़ें याद रखने के। अभी तुम्हारा आखिरी टाइम है, जितना डिटेल में जाने की कोशिश करोगे ना उतने तुम उलझ जाओगे। जितनी काम की चीज़ है अभी उतनी याद रखो, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर तुम IUPAC से स्टार्ट करो, नॉमेनक्लेचर वो सब जो है उससे तुम स्टार्ट करो, ठीक है। वहां से धीरे 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 करके GOC को तुम जितना कंप्लीट कर सको, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा कंप्लीट करो, जितना कंप्लीट कर सको लेकिन कर दो, ठीक है। मतलब तुम दे सकते हो भाई इसको, GOC को 4-5 दिन तुम अच्छे खासे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ GOC होना चाहिए और बीच में बायो की रिवीजन करते रहना, क्योंकि बायो भूल जाते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ा 2-3 एग्जाम्पल दिमाग से खुर हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो बायो की तुम रिवीजन करते रहना बीच बीच में, और अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो जो हार्ड है जिसका वेटेज भी ज्यादा है तो उसी पे ध्यान देते रहना देते रहना देते रहना। और फिजिकल के लिए यू कैन गो विथ मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे मेरी खुद की बहुत फटती थी, मैंने स्टार्ट उससे किया, लेकिन जरूरी है कि तुम मोल कंसेप्ट करो, क्योंकि अगर तुम ये मोल कंसेप्ट नहीं करोगे ना तो सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। मोल कंसेप्ट पूरे केमिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। मोल कंसेप्ट एक बार सीख लो, ठीक है, तुम्हें 6 महीने ही बाकी है सिर्फ, मतलब तुम जितना तुम सीख सको ना, अगर तुमको कुछ नहीं आता होगा तुम यूनिट्स देख के मोल कंसेप्ट के बेसिक्स के भरोसे पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता होगा तुम फॉर्मूला बना दोगे यूनिट्स के भरोसे। तो तुम मोल कंसेप्ट करो, क्योंकि ये वो कहते हैं ना बेस है, ग्राउंड फ्लोर है, तो तुम मोल कंसेप्ट अच्छे से करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर रट्टा मारना, सब बोल रहा हूँ रट्टा मारना, ऐसा समझो कि तुम्हारे सामने कोई मूवी चल रही है, ऐसा ही होता है भाई। देखो कोई एक हार्ड होगा ना तो उसके साथ कोई एक ऐसा चिंदी सा टॉपिक होगा जो मतलब ऐसा खेलते कूदते याद हो जाएगा। हाँ डेटा है उसमें, माना डेटा है, लेकिन वो कैसे याद रहेगा कि टाइगर श्रॉफ ने कैसे उल्टा घुमा के किक मारा था और वो कैसे श्रद्धा कपूर वैसे जाके गिरी थी, मतलब क्या भाई टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा कपूर को कब किक मार लिया। लेकिन
बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और फिजिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आप फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करो। अगेन वो एक बेस है जिस तरीके से मूल कंसेप्ट है। अगर तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अभी नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, यूनिट्स तुम जैसे जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स कवर करते जाओगे तुम्हें यूनिट्स का अंदाजा अपने आप लगते जाएगा। काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन आ गया तुम्हें प्लेन आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में थीटा बीटा नहीं है, प्लेन में थीटा बीटा है, बस खाली एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और कुछ भी नहीं है उधर। तो तुम डरो मत। स्ट्रेट लाइन भाई साहब 8th 9th में आता है। ये मत समझो तुमको डिमोटिवेट करोगे तुमने तब क्यों नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोविड बैच का हूँ मैं। लेकिन फिर भी अगर तुम एक बार करोगे ना बहुत ईजी है। कहीं वी के ऊपर वेक्टर तो नहीं दे दिया, कहीं यू के ऊपर वेक्टर है कि नहीं है, ये सबको तुम्हें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ये लोग डेटा में कुछ नहीं खेलेंगे, डेटा एकदम चिंतित सा होगा, क्वेश्चन एकदम चिंतित सा होगा। तुम्हें वो इंग्लिश में फंसाएंगे, इसमें मोशन वाले चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में, पूरे फिजिक्स में वो लोग तुमको इंग्लिश में फंसाएंगे। तो क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से पढ़ना। और आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि जैसे तुम्हारा एक चैप्टर नहीं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखी है, चैप्टर वाइज वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। चैप्टर के जो टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक टॉपिक के बाद एक ट्राई योरसेल्फ करके कुछ तो सेक्शन होगा तुम जो भी मॉड्यूल में पढ़ते होंगे, या फिर मॉड्यूल नहीं है एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में मत करो। देखो मॉड्यूल अगर है तुम्हारे पास तो करो, मॉड्यूल नहीं है तो ढूंढो, नेट पे सब मिल जाएगा, लेकिन मॉड्यूल से करो। क्योंकि जो फेमस इंस्टीट्यूट है ना, आकाश एलन में खैर बहुत हाई लेवल का मॉड्यूल होता है, मैंने किया है सॉल्व, लेकिन जो आकाश है, पीडब्ल्यू है, ये सब की मॉड्यूल्स है वो काफ़ी सही है, नीट के लेवल के आसपास की है। तो आप वो मॉड्यूल सॉल्व करो, उसमें ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, फिर आओ लेवल 1 पे, ठीक है, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मॉड्यूल खोलोगे तुमको मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2 सब होगा उसमें। फिर आते हैं सेकंड 1 में, जिसमें आपको इंटरमीडिएट टॉपिक सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मंथ 1 का आपका 80 to 90% कंप्लीट हो गया। मैं ये नहीं मानूंगा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया मंथ 1 का, क्योंकि आगे के मंथ्स में जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारी पेस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हारी पेस बढ़ती जाएगी तुम वो जो सिलेबस है उस मंथ का वो तुम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लोगे। और अगर तुमने जल्दी खत्म कर लिया तो फिर तुम वो मंथ 1 का या फिर आगे के जितने भी मंथ्स का 10-20% बचा है, 10 to 15% बचा है, वो तुम उस मंथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 80 to 90% तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए एक मंथ में, ठीक है, जितना मैंने बताया। अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो तो, जो सीरियस एस्पायरेंट नहीं है वो वैसे भी अभी पॉपकॉर्न खा रहे हो, एंजॉय, थैंक यू कंपटीशन कम करने के लिए। तो सेकंड मंथ क्या था याद है, बता दो, इंटरमीडिएट टॉपिक्स। बायो में तुमको क्या करना है, मॉर्फो करना है, एनाट करना है। देखो एनाट आधा निकल गया तुमको, और तुमको कम से कम पता तो है कि एनाट तुम्हारा आधा निकल चुका है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि एनाट हमारा निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो हमने तो पूरा ही पढ़ा था। तुम्हें पता है कि तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना है, फायदा उठाओ इस बात का। तुम्हें पता है कि तुम्हें पूरा मॉर्फो नहीं पढ़ना है, फायदा उठाओ इस बात का। तुम्हें मॉडिफिकेशंस नहीं है, छूना भी मत। देखो अगर तुम्हारे टीचर कहे कि पीछे का सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया है, भले हटा दिया है, लेकिन तुम पढ़ लो, क्या पता पूछ लिया, अरे यार 99% नहीं पूछने वाले, लेकिन अगर गलती से 1% पूछ लिया तो वो सेक्शन बी में पूछेंगे, ठीक है। और अगर सेक्शन ए में भी पूछा, एक क्वेश्चन जा रहा है ना, एम्स दिल्ली जाना है क्या तुम्हें, जीएमसी में जाना है ना, अब ये हालत है ना तुम्हारी, एम्स दिल्ली जाओगे क्या, एम्स दिल्ली जा रहे हो तो ये वीडियो देखते तुम लोग, देख रहे हो ना अभी, मतलब तुम्हारा अभी जीएमसी में जाना मुश्किल हो रखा है। तुम लोग जो एक एक क्वेश्चन के लिए इतनी सारी डिटेल्स पढ़ने बैठ रहे हो, उसकी जगह इतनी सारी डिटेल्स पढ़ के इतने सारे क्वेश्चन करो ना। यही डिटेल्स, इतना ही अमाउंट ऑफ डिटेल्स पढ़ के तुम्हें जब एक ही क्वेश्चन देना है तो क्यों पढ़ रहे हो यार, सीधा सा बात है। अगर तुमको पढ़ने की इतना ही है भाई तो तुम लोग आखिर में पढ़ो, पहले तुम्हारा जितना है उतना खत्म कर लो। बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, जो मुझे पता है नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी बाद में अगर टाइम बच रहा है तो उसको बाद में कंप्लीट करो, ठीक है ना। फिर तुम कंप्लीट करना प्लांट फिजियोलॉजी जितना हो सके, जितना भी हो सके। मैं कहता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी को साइड पे रखना, पहले तुम खत्म करना ह्यूमन फिजियोलॉजी को, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है ना, तुम एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म कर सकते हो, लिख के ले लो। अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे ना तुमको लगेगा अरे यार इतने सारे टर्म से क्या करूँ क्या नहीं, अरे एक दिन की बात है, एक दिन की। यूट्यूब पे लेक्चर 2-2 घंटे के अवेलेबल, अगर लेक्चर से पढ़ना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इंग्लिश आती है अच्छे से तो खुद से पढ़ लो एनसीईआरटी से, भाई तुम कौन सी भी मीडियम के हो। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी जिस मीडियम में वो तुमको आता है अच्छे से तो खुद से पढ़ोगे, क्योंकि खुद से पढ़ोगे जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना वो नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन खुद से पढ़ने के बाद एक बार एक लेक्चर देख लेना जिसके अंदर तुम एक बार वेरीफाई कर कि तुमने जो समझा और ये जो समझा रहे वो सेम है क्या। अगर एक भी पॉइंट गलत है उसको उसी वक्त अपनी एनसीईआरटी में उतार लो, एक भी सेकंड की देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुमने बोला कि नहीं थोड़ी देर बाद उतारता हो तो वो कभी नहीं उतरेगा, और फिर क्या पता वो ही सवाल नीट में आ गया, बहुत गंदी बात लग जाएगी, ठीक है। और फिर जब इतना करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचे तो प्लांट फिजियो पे ध्यान देना। प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस करना, रेस्पिरेशन, ये सब एक विपिन सर की सीरीज है कोई तो, जिसके अंदर वो अप्रॉक्स आधे घंटे में खत्म करा देते हैं। अगर तुम्हें वन शॉट देखना, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें देखनी है, अगर तुम्हें थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं थोड़े बहुत, तो तुम विपिन सर की वो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आते तो तुम जा सकते हो डिटेल लेक्चर्स देखना, ठीक है। तो डिटेल लेक्चर्स ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन होंगे, लंबे होंगे, लेकिन इतने भी लंबे नहीं होंगे जितने फिजिक्स से लंबे होते हैं। तो डिमोटिवेट मत होना, ये चैप्टर्स हाई वेटेज वाले हैं इसलिए पढ़ने पड़ेंगे। और वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वही वाला सीन है। अगर तुमने अभी नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाओगे,
कूल। केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब कर पाओगे? जब तुम क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी कर चुके होंगे। तो पहले वो कर लेना भाई, क्लासिफिकेशन कर लेना अच्छे से। अगर वो आता है तब तुम कोऑर्डिनेशन पे कूदना। कोऑर्डिनेशन पे कूद लिए हो, अभी तो कोऑर्डिनेशन खत्म कर लो, उसके बाद तुम पी ब्लॉक पे आ जाओ। पी ब्लॉक भाई बहुत कम बाकी है तुम्हारा, बहुत मतलब हद से ज़्यादा कट गया है भाई तुम लोगों का सिलेबस। हमें पता था कि हमारा कट चुका है, लेकिन हम डर में थे। किस डर में कि यार आ गया तो, लेकिन हमने दे दिया ना टेस्ट, हमें नहीं आया। हमें एक क्वेश्चन आया होगा शायद से, एक दो क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन उसके लिए तुम पूरी भाई आधा चैप्टर पढ़ोगे यार एक्स्ट्रा का। इससे अच्छा मत पढ़ो भाई, एक दो क्वेश्चन आएंगे उसको साइड पे रख दो। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे वो सारे जो डिलीटेड टॉपिक्स है ना वो पढ़ लेना आखिर में, लेकिन आखिर में पढ़ना। पहले जो शॉर्ट है वो पढ़ो, समझ रहे हो बात को। उसके बाद पी ब्लॉक करने के बाद तुम्हारे पास बचेगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो तुम्हारा बचेगा वो तुम नॉर्मली कर सकते हो यार। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में तुम अगर इतनी डिटेल में घुसोगे ना कि ग्राफ में देखो ये छोटा सा स्पाइक आ रहा है, नहीं ये छोटा सा नीचे जा रहा है, भाई नहीं होगा। बिलीव मी, मैंने भी ट्राई किया था। एक दिन याद रहा, सिर्फ एक दिन, दूसरे दिन याद नहीं हुआ, दूसरे दिन एग्जाम था। तो तुम जो एमडी सर की वीडियोस देख लो, या फिर तुम्हारे क्लास टीचर ने जो बताया, अगर वो एक्स्ट्रा ना हो तुम अपने सीनियर से पूछना कि क्या ये टीचर एक्स्ट्रा का पढ़ाते हैं। अगर वो ना बोले तो उनकी नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि अगर सीनियर्स तुम्हारे टीचर की तारीफ कर रहे हैं ना, मतलब वो टीचर बहुत अच्छा है। बस करो, स्टार्ट करो कम से कम। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम देख मत जाओ डर के, कह रहे यार ये कैसे याद करूंगा। भाई करो, एक बार स्टार्ट करो कम से कम। एक बार 10 मिनट रूल लगाओ। अगर सो कर उठे हो, वापस होने का मन करे, 10 मिनट जागो, सिर्फ 10 मिनट जागो। मैंने रक्षिता दी का वीडियो देखा है, उन्होंने बताया मेरे को, सिर्फ और सिर्फ तुम 10 मिनट जाग लो। तुम्हारा भाई नहीं आएगी, बाद में नींद नहीं आएगा तुमको। इतना सारा दिमाग इतना चल जाएगा ना कि यार मैं सो जाऊंगा, फिर से मेरे को रिग्रेट होगा रात को, फिर से नहीं पढ़ूंगा मैं, ये वो फलाना ढिमकाना, तुम नहीं सो पाओगे। इसी तरीके से जब तुम्हें डर लगे इस चैप्टर से, तो 10 मिनट उस चैप्टर को पढ़ लो। ये मेरा एडिशन है नया वाला, 10 मिनट उस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है। तुम 10 मिनट पढ़ोगे ना तो तुमको फील होगा यार इतना भी हार्ड नहीं है। अगर तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे सर पढ़ाना चाह रहे हैं तुमको, तो इतना भी हार्ड तुमको नहीं लगने वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए तुम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करो, क्योंकि तुमने जीओसी थोड़ा बहुत जो बचा है, सबसे पहले तो वो कंप्लीट करो यार, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स है वो स्टार्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन्स में इतना नहीं है जितना जीओसी में है। हाइड्रोकार्बन्स हवा बना के रखा है, आई एडमिट जीओसी में है ज़्यादा, क्योंकि उसमें बेसिक्स, इसमें नए नए शब्द अचानक से आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक्स आती हो तो भाई जीओसी तुम्हारा यूँ खत्म हो जाएगा, और फिर हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाओगे तुम फटाफट से, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम थर्मोडायनेमिक्स चालू कर दो और इक्विलिब्रियम चालू कर दो। देखो इक्विलिब्रियम हुआ ना हुआ थर्मो हो जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम अगले मंथ में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कम से कम मैं बताऊँ कितना, केमिकल इक्विलिब्रियम तक हो जाना चाहिए तुम्हारा। आयोनिक चलेगा अगले मंथ। इतना सब अगर तुम्हारा हो गया और आयोनिक रह गया, इट्स ओके, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर ऊपर का छूटा और आयोनिक भी नहीं किया, तो फिर घर में घुस के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो भाई, प्लीज पढ़ लो। साथ ही साथ में एक एरर नोटबुक भी बना लेना। जो तुमको टेस्ट दे रहे हो, तो तुम वीकली दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, तुम्हारी पेस के हिसाब से दे रहे हो, तुम एक मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक बनाना, उसमें लिखना हर टेस्ट से पहले, उससे गो थ्रू करना कि तुमने क्या गलतियां की थी, तुमने क्या गलतियां दोबारा की थी, उस पर तो खास ध्यान रखना। उस पर रेड कलर का स्टार बना देना अच्छा खासा, ठीक है, जो दिखे तुमको कि यार इधर ध्यान दे। फिर थर्ड वन में तुमको एडवांस कंसेप्ट्स में आना है। इसमें तुम्हारा गोल क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी कोर टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर करना है, साथ ही साथ आपको एनालिटिकल अप्रोच रखना है। बायोलॉजी में अगर ये ऊपर में से कुछ भी बाकी है वो कंप्लीट करो। मैं आई बिलीव प्लांट फिजियो बाकी होगा तुम्हारा, तो प्लांट फिजियो कंप्लीट करो। ह्यूमन फिजियो हो जानी चाहिए, ठीक है, वो ऊपर ही हो जानी चाहिए। ह्यूमन फिजियो बहुत ईजी है यार, बेइज्जती मत करो यार उसकी। एक हफ्ते में हो जाएगा पूरा ह्यूमन फिजियो, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। एक दिन में 2 चैप्टर करता था मैं, पता है, आखिरी के टाइम पे मैं करता था जब 2 चैप्टर। तुम तो आराम से कर सकते हो। तुम्हारा एक चैप्टर, वो जैसे कि कार्डियो वाला चैप्टर है, वो तुम्हारा 4 घंटे में हो जाएगा। एक्सीलेशन वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो उसको आखिर के लिए छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि वो मेरे को देख के डर लगती थी, और इसीलिए मेरा रह गया था वो आखिर में। मैंने कर दिया था कंप्लीट, लेकिन आखिर तक वो छूट रहा था, जिसकी वजह से मैं बाकी के 5 चैप्टर में डर रहा था कि यार अभी एक्सीलेशन भी करना बाकी है। तो जिस वजह से तुम्हें डर लगे वो पहले ही खत्म कर दो, ताकि बची हुई चीज़ों में तुम कॉन्फिडेंस से काम कर सको। अभी अगर तुम्हारा प्लांट फिजियो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जब आ जाए रिप्रोडक्शन वाले यूनिट पे। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में कौन कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है। वो दोनों तुम्हारे कंप्लीट हो जाए, बहुत आसान है, ठीक है। उसमें कुछ नए नए नाम है, वो याद रखना है, जो फिक्स्ड कुछ क्वेश्चन है नीट के। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पेपर्स देते जाओगे तुम्हें पता चलेगा, अरे यार यही तो सवाल पूछते हैं। तुम्हें दिख जाएगा, तुम जैसे जैसे बायोलॉजी पढ़ते जाओगे ना, तुम्हें दिख जाएगा अच्छा यही सवाल पूछ रहे हैं। तो अब अगर केमिस्ट्री पे है तो केमिस्ट्री में तुम्हारा इनऑर्गेनिक आई बिलीव कंप्लीट हो चुका होगा, जिस प्रकार से मैंने ऊपर तुमको शेड्यूल बताया। अगर थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लो। सबसे पहले इनऑर्गेनिक खत्म कर दो, इनऑर्गेनिक का गेम खत्म कर दो। अब ऑर्गेनिक पे शुरू करना पड़ेगा अपन को, 12th की ऑर्गेनिक। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को खत्म करने के लिए पंकज सर की वीडियोस देख सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए वो वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको ऑर्गेनिक में जब 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, आपको समझना है कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है। मैथ्स की तरह समझना है। मैथ्स में कैसा 1+1 में दिमाग कैसा आता है कि 1 और 1 को जोड़ना है।
इसी तरीके से ऑर्गेनिक में भी तुम्हें समझ में आएगा कि यार अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इसको इधर लेके जाना है ना इसको इधर लेके जाना है, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप समझ में आता जाएगा, रिएक्शंस अपने आप ड्रॉ होने लगेगी, बनने लगेगी रिएक्शंस तुमसे। तो उसकी तुम टेंशन मत लो, बस तुम मन से पढ़ लो तो हो जाएगा। फिजिकल में मैंने बोला था आयोनिक अगर बाकी रहा तो चलेगा, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम कर लो। अगर ऊपर का कुछ बाकी है तो बेशर्मो कर लो, खत्म करो भाई। तुम लोग यार बहुत कामचोर आदमी हो कसम से यार, मैं भी था। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म करो, रिडॉक्स रिएक्शंस खत्म कर लो, इतना तो हो जाएगा ना यार। फिजिकल में छोटा छोटा पार्ट्स दे रहा हूँ यार, पता है आयोनिक ज़्यादा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम छोटा पार्ट। अब जो फिजिक्स की बारी आ रही है, यहाँ पर तुमको ऑसिलेशंस, वेव्स और सॉलिड्स, कम से कम ये 3 खत्म करने पड़ेंगे, ऑसिलेशंस, वेव्स और सॉलिड्स। फ्लूइड्स नहीं करा तो अगले मंथ में कर देना, लेकिन अगर कर पा रहे हो तो कर लो भाई, सही बता रहा हूँ, खत्म करो। फ्लूइड्स बहुत दिमाग खाएगा, इसलिए उसको अभी से खत्म करो ताकि तुम्हारे पास उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम बचा रहे। और जो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स है वो एमआर सर का वन शॉट देख लेना, क्योंकि अभी अभी तुमने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसमें कुछ माइनर से चेंजेस होंगे, वो तुम्हें फिजिक्स में जब एमआर सर का वन शॉट देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1-1.5 घंटे में पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे, ज़्यादा टाइम इसके पीछे मत देना। अगर तुमने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स मैंने अनुष्का मैम से पढ़ा था, 0 पे था, हीरो पे पहुंचा दिया, तो बहुत अच्छे से पढ़ा है अनुष्का मैम ने। इंग्लिश में पढ़ा था, अगर तुम्हें कोई और टीचर से पसंद आए तो उनसे पढ़ो, ये तो मैंने अपना बताया कि मैंने इनसे पढ़ा था। फोर्थ मंथ में हाई यील्ड एंड रिवीजन टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना है। बायोलॉजी में इकोलॉजी वाला यूनिट अब पकड़ना है, फुल डेटा है। अगर तुमने ये 3 महीने में जैसा मैंने बोला वैसा कर लिया है तो तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा ना कि तुम्हें इकोलॉजी वाले यूनिट का सारा डेटा याद करने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। इकोलॉजी हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर होगा, ये वाला टॉपिक्स तुम बॉटनी में कंप्लीट करो, क्योंकि ये वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा भार है भाई। देखो भार समझ लो ना, वेटेज बहुत ज़्यादा है। जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी इसको मैं चैप्टर नहीं गिनता, इतना ईजी है भाई। तो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ो, मैं मतलब बताओ एक चैप्टर तुम्हारा 1 दिन में हो जाएगा। बायोटेक ऐसे 2 है बायोटेक के, बायोटेक वाली यूनिट के, तो एक दिन करके खत्म कर दो। मतलब तुम स्टोरी बुक पढ़ रहे हो ना तुम्हें वैसा लगेगा, इतना ईजी है। हाँ वो बात अलग है, MBBS में आओगे तो पूरा स्टोरी बदल जाएगी, लेकिन 12th का बायोटेक बहुत रद्दी है, ठीक है। तो तुम वो खत्म करो, बहुत ईजी है। तुम्हारे उसके क्वेश्चंस लॉजिक पे बेस्ड होंगे, ठीक है, तो आराम से हो जाएंगे, वो तुम्हारे कॉमन सेंस से हो जाएंगे। वो बात अलग है कि कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है, बट और अगर ये सब करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचे तो HSD कर लेना। HSD माने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसके अंदर डेटा बहुत है, इसके लिए तुम्हें फ्लो चार्ट बनाने पड़ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि चल चल के लिख के याद करो, लिख के भाई तुम लोग गालियाँ दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, यार भाई कितना बोगस टीचर है यार, लिख के पढ़ने को बोल रहा है। अरे भाई एक बार ट्राई करो लिख के पढ़ने का, बिलीव मी, खाली एक टॉपिक लिख के पढ़ने की कोशिश करो, ना फर्क दिखे तो मेरा नाम बदल दियो, कुछ भी रख दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इनऑर्गेनिक फिर से पढ़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक कम है तो उसको रिवाइज करते जाओ, क्योंकि कम है ना तो दिमाग में ऐसे भी निकल जाएगा भाई साहब, तो रिवाइज करते जाओ उसको। ब्लॉक एलिमेंट्स को ज़्यादातर रिवाइज करना, एंड खास करके डी एंड ब्लॉक में कुछ ज़्यादा ही डेटा दे रखा है। पी ब्लॉक में से बहुत सारा डेटा हटा दिया है, ठीक है, उसके सिर्फ ट्रेंड्स बचे हैं, तो बहाने मत बनाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक में अब बच्चों से चैप्टर्स बचे, अमीन्स बचे, बायोमोलिक्यूल्स बचे, तो वो खत्म कर लो भाई। बायोमोलिक्यूल्स तुमने अभी कवर किया 11th वाला, ठीक है, तो तुम्हें अब 12th का कवर करने में देर नहीं लगेगी। और अमाइंस 3 पेज की नोट्स बनेगी, 3 पेज की लिख के ले लो, अगर कंसाइज वे में बनाई तो 3 पेज की नोट्स बनेगी। तो अमाइंस में डरो मत, बहुत ईजी है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला, बस कुछ नहीं होगा। यही है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही पूछते हैं ज़्यादातर। और फिजिकल में फोकस करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन से देखो मोल कंसेप्ट करोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। एक सॉलिड सेट था वो तुम्हारा निकाल दिया, केमिस्ट्री वाला सॉलिड सेट। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये सब तुम्हारे ऐसे चैप्टर्स है जो तुम 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का। अच्छा अगर वन शॉट वीडियो देख लिया तो वन शॉट से कर लो भाई, मैं बोल रहा हूँ वन शॉट से कर लो। अगर तुमने मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो, अगर तुमने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर भाई सॉल्यूशंस का तुम्हें देखने की नौबत आ सकती है, मतलब आ सकती है, क्योंकि अगर मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस बेसिस पे करोगे, ये बताओ मेरे को, है ना। तो मोल कंसेप्ट अच्छे से अगर पढ़ा है तो तुम्हें वन शॉट में तुम्हारा खत्म हो जाए। फिजिक्स में तुम क्या करोगे, देखो अब फिजिक्स को इग्नोर मारता है अभी तक, तो अब उसको लेना तो पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा यूनिट, काम के क्वेश्चंस, एमआर सर का वन शॉट, कुल कोई नहीं बताएगा भाई, गालियाँ नहीं पढ़नी चाहिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में बता दे रहा हूँ मैं, क्या कर लूँगा भाई, तुम लोग गालियाँ बोल रहे हो भाई, बोलो जितनी बोलियो बोलो, मेरी रीच बढ़ेगी भाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट तुम कवर करो, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम ये दोनों कवर कर लो यार। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इतना ईजी है ना कि वो 3-4 दिन में पूरे दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे उस यूनिट के, ठीक है। तो करंट चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 10th का थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा सा, अगर थोड़ा भी याद नहीं है तो भी चल जाएगा, एमआर सर पढ़ा देंगे, उसकी बात का टेंशन नहीं है। एमआर सर भाई, एमआर सर ओपी इन द चैट लिख के जाओ भाई, सभी लोग लिखो भाई, एमआर सर ओपी इन द चैट, अभी लिखो, अभी अरे जाओ ना भाई, लिखो ना भाई, कमाल के बंदे हैं भाई, लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम
कोशिश करो कि जितना भी हो सकता है फिजिक्स में, ये तो मैंने 5 चैप्टर्स बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 2, ये 5 जो चैप्टर्स बोले जितने भी हो सके कम से कम इन 5 में से 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। वो 3 चैप्टर तुम्हारी मर्जी के भाई, कोई भी 3 चैप्टर करो लेकिन करो। अब आते हैं 5th मंथ पे, फुल सिलेबस रिवीजन और स्ट्रेंथनिंग वीक एरियाज। देखो अभी तक तुम्हें तुम्हारे वीक एरियाज पता चल चुके होंगे आराम से भाई, हो ही नहीं सकता तुम्हें तुम्हारे वीक एरियाज। मैं मान ही नहीं रहा भाई, मैं मान ही नहीं रहा तुमको तुम्हारे वीक एरियाज पता नहीं चले। तो देखो स्ट्रेंथन करो अपने वीक एरियाज को, अगर तुम्हें पता चल चुके हैं देखो बार बार वन शॉट देखते रहो वन शॉट। तो अगर तुम वन शॉट देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा तुम्हारे वीक एरियाज को मजबूत कैसे करना है। अब तुम रिवीजन कैसे करोगे, देखो बायोलॉजी में तुमको जो जो पढ़ चुके हो ना, एनसीईआरटी रोज की पढ़ो। रोज सुबह उठो, ऊपर वाले का नाम लो, नहाओ धो, सब कुछ बाद में, पहले बायो की एनसीईआरटी लेके बैठो। बायो की एनसीईआरटी फट जानी चाहिए, इतना पढ़ो इतना पढ़ो। और हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें कोई लग रहा है कि अरे यार इंट्रोडक्शन थोड़ी ना कुछ मेरे काम का है, भाई वही काम का होगा। फोकस ऑन डायग्राम्स भाई, डायग्राम्स पे तुम बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि मेरे डायग्राम में ही गए भाई बायो में मार्क्स। अब केमिस्ट्री में तुम लिस्ट निकालो, मतलब लिस्ट तो तुम्हें हर ही सब्जेक्ट की निकालनी है, हाई वेटेज कौन सा है, और उसके हिसाब से हाई वेटेज की प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, और उसके हिसाब से तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स देना शुरू ही कर दो, मतलब चालू कर दो, राह देखनी नहीं है किसी की भी। फिजिक्स में क्या करना है कि तुम्हारा जो ऊपर 5 में से 3 हुए, मैं नहीं बोल रहा, एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि 5 में से 3 ही करो, मैं बोल रहा हूँ अगर इन केस तुम्हारा 5 में से 3 नहीं हो पा रहा है तो तुम वो बाकी के चैप्टर्स नीचे वाले इस मंथ में लेके आ जाओ और वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट करो। और जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लग रहे थे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, वो तुमने स्टार मार्क करके ऑफकोर्स रखे होंगे, उसको लेके बैठो। नहीं आ रहा सबसे पहले अपने दोस्तों को पूछो, उनको भी नहीं आ रहा तो सर के पास जाओ, उनको भी नहीं आ रहा तो ऑनलाइन के पास जाओ, ठीक है। अपने ऑनलाइन से पहले प्रायोरिटी अपने टीचर को देना। अगर तुम्हारा टीचर तुमको पढ़ा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा रहा है ऑनलाइन एक भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मंथ 6 फाइनल स्प्रिंट दौड़ना है, फुल स्पीड में दौड़ना है, अपनी एक्यूरेसी को बहुत मैक्सिमाइज करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। एक्यूरेसी कैसे मैक्सिमाइज करोगे, बाजू में टाइमर लगा के टेस्ट पेपर दो, घर पे एग्जाम लाइक कंडीशंस में दो, इतना खतरनाक टेस्ट पेपर दो कि 3 घंटा 19 मिनट में होना चाहिए, लेकिन 3 घंटा 20 मिनट पूरा नहीं होना चाहिए। पूरा रिवीजन करो भाई, अभी आखिरी का महीना बचा है, बायो एनसीईआरटी पूरी खत्म करो, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं तो कहता हूँ अगर टाइम मिले ऑर्गेनिक की भी पढ़ो भाई, ऑर्गेनिक के तुमने नोट्स बनाओगे उसमें से पढ़ोगे, इससे अच्छा तुम ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में से पढ़ो, अभी से करो, पहले से ही ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में से पढ़ो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन्स के लिए आखिरी महीने में तुम्हारा पीडब्ल्यू की तरफ से कोई तो सीरीज आ जाएगी, वो तुम कंप्लीट करो, या फिर से महा रिवीजन देखना शुरू करो, या फिर एंड गेम सीरीज जो हमारे टाइम पे आई थी। और मॉक टेस्ट आखिरी महीने में इतने मॉक टेस्ट देने, इतने मॉक टेस्ट देने कि मॉक टेस्ट बनाने वाले के हाथ दर्द हो जाए, पर तुम्हारे मॉक टेस्ट खत्म नहीं होने चाहिए देने के। जहां से मिले, जो पेपर मिले, जितने पेपर मिले सब उठा के चालू कर दो भाई लिखना। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल नहीं है। अरे टाइम नहीं है फिर भी तुम अभी इधर के इधर ही बैठे हो भाई, जाओ पढ़ो।